सो हाय एवरीबॉडी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आया और इकोनॉमिक सर्वे में आपने बहुत कुछ देखा होगा। इकोनॉमिक सर्वे में हम पिछले एक साल में जो भी कुछ हम लोगों ने प्राप्त किया है, अचीव किया है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम लोग इकोनॉमी सर्वे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वास्तविक रूप से एक साल में हम लोगों ने क्या अचीव किया। थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे के बैकग्राउंड को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो आप अंतिम तक बने रहें। अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न क्या आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम आज 2025 की इकोनॉमी सर्वे को अगर हम देखें तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि इकोनॉमिक सर्वे है क्या। इकोनॉमिक सर्वे है क्या? आपके मन में इस तरीके के प्रश्न है, बेसिक चीज समझना होगा। इकोनॉमिक सर्वे 2025 में ऐसा क्या क्या है जिसके बारे में हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक सर्वे जो है 2024 और 25 यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो भी कुछ घटित हुआ, जितना भारत ने प्राप्त किया, उन सारे संबंधित डेटाओं के बारे में जानकारी होती है। और 1 फरवरी को बजट होता है जो कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इकोनॉमिक सर्वे जो है अभी 2024 और 25 का सारा डेटा है और बजट जो होता है ये साथ साथ में ये रिकमेंडेशन करता है कि 2025 और 26 में हमें क्या करना चाहिए। एक साल पहले क्या हुआ, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अगर कम है तो अगला साल बजट हमें ऐसा बनाना चाहिए जिससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। तो एक तरीके का इकोनॉमिक सर्वे एक सजेशन है, रिकमेंडेशन है। ये आने वाले फाइनेंशियल ईयर का बजट, आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें उस बजट के लिए एक तरीके का रिकमेंडेशन होता है। सबसे पहले मैं आपको इस सर्वे के बारे में आपको बता दूं कि इकोनॉमिक सर्वे 2025 जो कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब इस 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है तो पहला जो पार्ट है जो फोकस होता है चैलेंजेस के बारे में, पॉलिसी के बारे में, रिकमेंडेशन के बारे में कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट के लिए सरकार का क्या अप्रोच होना चाहिए, इसके बारे में पहला पॉइंट होता है आपका। यानी हमारे सरकार किस प्रकार की कदम उठाएगी जिससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। और दूसरा जो होता है वो डिटेल स्टैटिकली एनालिसिस होता है डिफरेंट सेक्टर का, जैसे एग्रीकल्चर में हमारा ग्रोथ क्या रहा, इंडस्ट्री में क्या रहा, सर्विसेज में क्या रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, हेल्थ केयर कैसा था, इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या था। इन सारी जानकारियां जो है पार्ट बी में देखने को मिलता है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट बी के फॉर्म में आया है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम समझते हैं। पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे पहली बार प्रेजेंट हुआ था, द फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1950 to 51 एज ए पार्ट ऑफ यूनियन बजट के तौर पर आपको ये हुआ था। इकोनॉमिक सर्वे वाज प्रेजेंटेड इन 1950-51 एज ए पार्ट ऑफ यूनियन बजट के तौर पर आया, लेकिन ये एक तरीके से सिंस 1964 तक, आप देखो यहां पर, अब इसके आधार पर आप समझो कि पहली बार एक तरीके के 1964 में आपको देखने को मिलता है। और प्रीवियस ईयर जो पिछले साल में जो भी चेंजेस हुए उसके बारे में बता, तो एक तरीके के 1964 से इसकी शुरुआत हुई है। अब आप कहते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे रिलीज बिफोर द बजट, बजट से पहले इकोनॉमिक्स जो सर्वे क्यों रिलीज होता है इसके बारे में। तो इसके बारे में अभी हमने बताया कि इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से हमें समझने में मदद होता है कि पिछले साल हम लोगों ने क्या गलतियां किया था, क्या पिछले साल हम लोगों ने कितना अचीवमेंट किया, इस साल हमें क्या करना चाहिए, किस सेक्टर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, सर्विसेज सेक्टर में चेंजेस की जरूरत है या फिर मैन्युफैक्चरिंग पर काम करने की जरूरत है, इंप्लॉयमेंट पर काम करने की जरूरत है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट के बीच में एक लिंकेज को समझने में मदद मिलता है, सरकार को एक अप्रोच देता है कि साहब सरकार किस प्रकार से आने वाले कल के लिए बजट बना सकती है। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे का पहला मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो के बारे में कि ग्लोबल स्टेटस क्या रहा, सीन क्या रहा है पिछले साल। अगर पिछले साल 2024-25 की अगर ग्लोबल सीन की बात करें
तो आप देखोगे बहुत सिंपल सी बात है कि इसमें इकोनॉमिक सर्वे में बताया रहा कि एडवर्स डेवलपमेंट रहा है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध को देखा गया, इजराइल और हमास के कन्फ्लिक्ट के कारण इनस्टेबिलिटी, बहुत सारा असंतुलन देखने को मिला, जिसके कारण से बहुत सारा, साथ में यह भी देखने रखा कि पूरी भारत देश में ज्यादातर इलेक्शंस वोटिंग में बिजी रही है जनसंख्या, उसको लेकर के भी। दूसरी बात है कि आजकल जो साइबर अटैक है, फ्रीक्वेंटली साइबर अटैक देखने को मिलता है, जिसके कारण से ग्रोइंग ह्यूमन कंसिक्वेंसेस बहुत ज्यादा मिले हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला, जियोपॉलिटिकल रिस्क, अनसर्टेनिटी और स्पेशली खास करके पॉलिसी। मतलब इसमें बहुत कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला, बहुत सारी नेगेटिविटी दिखाई गई है। जियोपॉलिटिक्स के अलावा अगर हम बात करें, ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, तो कहा जा रहा है कि 2023 में ग्लोबल इकोनॉमी 3.3% हुआ करती थी, 3.3% के साथ आगे बढ़ रही थी। लेकिन आईएमएफ ने कहा कि 2024 में 3.2% रहा और 2025 में 3.3% ग्लोबल इकोनॉमी रहा है। तो ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में यह बताया है, प्रोजेक्ट किया कि आईएमएफ ने 2024 में 3.2 की बात कही और 2025 में 3.3 की बात कही। तो ये तो ग्लोबल सीन के बारे में चर्चा आपको हुआ। अब हम चलते हैं डोमेस्टिक के बारे में, यानी अपने देश के अंदर में हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश के अंदर में क्या था। अगर हम एक एडवांस एस्टिमेशंस की बात करें तो नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम इंप्लीमेशंस के द्वारा जो नेशनल स्टैटिक ऑफिस ने पहली एक डेटा को रिलीज करता है और इसके बेस के आधार पर कहता है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2025 है, उस 25 में एस्टिमेट किया गया था 6.4% हमारा इकोनॉमी ग्रोथ, यानी हमारा जो रियल जीडीपी जो है 6.4% एस्टिमेटेड किया था इसके बारे में। तो एडवांस एस्टिमेशन जो था नेशनल स्टैटिक का और आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स ने, सो रियल जीडीपी कितना रही, 6.4% रहा था जो एस्टिमेशन। साथ साथ में और भी कई एंगल से बातें कही गई, बहुत सारे रूरल डिमांड 7.3 के साथ आगे बढ़ा है। जीडीपी में शेयर की बात करें करंट प्राइस पर, तो फाइनेंशियल ईयर में 16.3% जो है ये शेयर रहा है जीडीपी पर करंट प्राइसेस का 6 पॉइंट में। उसी प्रकार से हाईएस्ट शेयर जो फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें, शेयर इज द हाईएस्ट सिंस ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कांस्टेंट प्राइस पर 6.4 रहा है। सप्लाई साइड की बात करो तो 6.4, यानी ओवरऑल इसमें अगर हम कुछ भी ना देखे समझे तो हमारा जो जीडीपी है 6.4% तक रियल जीडीपी देखने को मिला, रियल जीडीपी की बात करें और बाकी सर्विसेज से लेकर। तो ओवरऑल अब कहा जा रहा है हेल्दी एक्टिविटी पर कि भाई जो ग्रोथ, एक्सपेक्टेड ग्रोथ, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल, इन सब, तो रिकमेंडेशन भी इस बार दिया है, एनालिसिस किया है जीडीपी का भी। जैसे कि कहा उन्होंने, फाइनेंशियलाइजेशंस की बात कही गई है। तो इंडिया का जीडीपी 2011-12 के कांस्टेंट प्राइस के अनुसार से 6.7% फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रहा है, सेकेंड क्वार्टर में 5.4% रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात हो ही रही है। जीडीपी ग्रोथ जो है पहले हाफ में 6% था करंट प्राइस के साथ, तो ये कर सकते हो कि ये डेटा इस पॉइंट पर बात कर रहा है। अब हम थोड़ा सा हम बात करेंगे बैंकों की क्वालिटी, एसेट्स क्वालिटी के बारे में। बैंक, हमारा बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया जो है फाइनेंशियल का मेन स्रोत माना जाता है, तो वो बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगर हम ग्रॉस कर सकते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें, एनपीए की बात करें, एनपीए का मतलब होता है सरकार जो, अगर गवर्नमेंट बैंक जो खास करके लोन देती है और लोन रिकवर नहीं हुआ तो लोन जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है। तो ये जितने भी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक की रेशियो अगर बात करें तो डिक्लाइन कंसिस्टेंसली रात जो है फाइनेंशियल ईयर 18 से लेकर के अगर देखा जाए तो लगातार जो है 12 ईयर तक लो ऑफ 2.6% रहा है। 2024 के सितंबर के एंड तक 2.6% के साथ ये लो रहा, ये कहा जा रहा है। लो स्लिपवेज देखने को मिला आपका, उसके बेस के आधार पर कहो तो 0.6% सितंबर में एनपीए जो है थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, घटा भी है, मतलब एनपीए कर सकते हैं कि घटा। अब यहां पर देखो, ये मतलब कर सकते हो कि एसेट्स क्वालिटी बैंकों का इंप्रूव्ड हुआ है, मतलब एनपीए कम हुआ है।
देखिए यहां पर मार्च 2021 में 7.3% एमपीए था, मार्च 2022 में 5.8% एमपीए था, मार्च 2023 में 3.9% एमपीए रहा, मार्च 2024 में 2.8% एमपीए रहा और सितंबर 2024 तक की एमपीए 2.6% रहा। यानी शेड्यूल कमर्शियल बैंक का एमपीए ट्रेजेक्टरी जो है डिक्लाइन हुआ है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है कम हुआ है। उसी प्रकार से इंप्रूवमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपको एसेट्स में इंप्रूवमेंट हुआ है। 2021 में ये एसेट 0.7 था, 22 में 0.9 रहा, 23 में 1.2 रहा, मार्च 2024 में 1.3 था और सितंबर में 2, यानी कि एसेट्स में वृद्धि देखने को मिला है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझने की कोशिश करें तो एनपीए कम हुआ है बैंकों का और आपको ये देखने को मिलता है कि इन्वेस्टमेंट जो है खास करके एसेट्स भी बढ़े हैं। और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के परफॉर्मेंस को थोड़ा समझ लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, कैपिटल मार्केट के परफॉर्मेंस की बात करें तो कहा जा रहा है कि अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान में प्राइमरी मार्केट से करीब 11.1 लाख करोड़ रुपया मोबिलाइज्ड हुआ है आपका। और यह कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में यह अमाउंट 5% और बढ़ गए हैं, यानी कि कह सकते हो कि 5% और बढ़ा है। साथ में नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट जो है 33% के साथ बढ़ा है, करीब करीब 18.5 करोड़ हो गए हैं एंड 2024 तक, यानी ये वृद्धि लगातार होता जा रहा है। साथ में आईपीओ की संख्या जो है आपको बताऊं कि अप्रैल दिसंबर 2024 में आईपीओ की संख्या कितना आप कह सकते हैं 196। 2023 में ये संख्या 196 थी, लेकिन 2024 में 259 हो गई है आईपीओ आपका। यानी लोग जो है फंड रेज कर रहे हैं, ट्रिपलिंग फंड रेज कर रहे हैं। 1,53,987 करोड़ रुपया जो है आपको ये फंड बढ़ा है। पहले ये फंड जो था 53,023 करोड़ था, लेकिन 1,53,987 के साथ ये फंड आगे बढ़ा है। ये कह सकते हो, यानी कि कह सकते हो कि फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिला, यानी एक्सेसिव इन बहुत वृद्धि जो है फाइनेंशियल सेक्टर में देखने को मिल रहा है। नंबर ऑफ यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो भी ये 2.9 करोड़, पहले जो था 2.9 करोड़ 21 में था, लेकिन 2024 में 5.6 करोड़ हो गए हैं। एसआईपी में भी वृद्धि हुआ है और इस तरीके से इंडिया के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जीडीपी रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश हुई है। उसी प्रकार से अगर हम थोड़ा पेंशन सेक्टर में चले जाते हैं, पेंशन सेक्टर की बात करें तो पेंशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहता है, हाईलाइट किया है कि फर्स्ट टाइम इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नंबर ऑफ द पीपल एज 65 एंड ओवर हैज सप्रेस्ड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज 5 एंड यंगर, यानी कि 65 की उम्र और ओवर सब सरपासेस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज टू 5 टू यंगर के बेसिस के अंदर में ये आपका, यानी कि ये बातें यहां पर इस बेसिस पर 2024 में भारत सरकार ने में और भी पेंशन लेकर के आई थी। नेशनल पेंशन सिस्टम और अटल पेंशन योजना, ये सारे नए नए पेंशन प्रणाली भारत के अंदर में लेकर के आया गया था। 2023 में जो सब्सक्राइबर थे पेंशन के 675.2 लाख हुआ करता था, है ना, या अभी 16% के साथ ग्रोथ हुआ है। अब ये सब्सक्राइबर जो है पेंशन लेने वाले 783.4 लाख करोड़ आपको देखने को मिलता है। उसी प्रकार से एपीआई के थ्रू अगर हम बात करें, अटल पेंशन योजना की अगर हम बात करें तो पहले जो था 2024 में 629.1 लाख करोड़ था, 2023 में ये मामला 538.2 लाख, तो इसमें भी वृद्धि देखने को मिला है। उसी प्रकार से और भी सेक्शन के चलो हम लोग साइबर सिक्योरिटी के बारे में, इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी समझ लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी का क्या है। साइबर स्पेस मल्टी फैक्ट से तेजी से आगे बढ़ा है, देखने को मिला है। अगर हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट दिन पर दिन आगे बढ़ता जा रहा है, साइबर थ्रेट भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण से इस पर काम करने की बात कही जा रही है। बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे एसीआरटी इन ने भी और इस कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने भी इस पर आगे बढ़ने की बात कही है कि जिस प्रकार से इंडिया में ग्लोबल साइबर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया टीयर फर्स्ट रैंकिंग इन ग्लोबल साइबर टीयर में देखा जाए, जिसमें आपकी स्कोर जो 98.49 है 100 में से, यानी साइबर सिक्योरिटी जर्नलिज्म की अगर हम बात किया तो ये देख सकते हो। यहां पर थोड़ा सा इसको हम समझते हैं।
रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन की बात करें, गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज फाइनेंशियल इंक्लूजन पर सरकार का बहुत ज्यादा ध्यान है। सरकार जो है 2021 में 53.9 था फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में, अभी 2024 में 64.2% के साथ वृद्धि हुआ, यानी आरबीआई की जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो इंप्रूव्ड हुआ है, बेहतर हुआ है। अब कैसे बेहतर हुआ है? परफॉर्मेंस ऑफ रीजनल रूरल बैंक की अगर हम बात करें तो 700 जिले में 22,069 ब्रांचेज आपको देखने को मिले हैं, 26 राज्यों में 3 यूनियन में। आपको कहा जा रहा है कि सारे बैंक में से सारे ब्रांचेज 14% शेयर करता है, रूरल एरिया में 30% और 92% सेमी में है आपका। डिपॉजिट की बात करें 6.6 लाख करोड़ का डिपॉजिट है आरआरबी का, यानी रिजर्व रीजनल बैंक का, और 4.7 लाख करोड़ का एडवांस भी है आरआरबी का। तो आरआरबी जो रीजनल रूरल बैंक का जो इंप्रूवमेंट जो है बहुत तेजी से देखने को मिला है आपका। उसी प्रकार से एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें, एक्सटर्नल सेक्टर को समझना बहुत जरूरी है, खास करके बैलेंस ऑफ पेमेंट से लेकर इन सभी चीजों की बात करें, एफडीआई की बात करें, तो आप इसमें देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे ग्लोबल रिस्क की बात किया जाता है। तो जियोपॉलिटिक रिस्क, जिस प्रकार से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ, हमास और इजराइल के बीच के युद्ध में, तो ग्लोबल की अगर हम बात करें, थोड़ा आउटपुट की बात करें, तो इस तरीके से ग्लोबल आउटपुट को हम समझ सकते हैं। एफडीआई की बात करें, सबसे पहले एफडीआई को समझिए, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 2025 फाइनेंशियल ईयर 2025 की अगर बात करें तो एफडीआई का रिकॉर्ड रिवाइव हुआ है। ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो 47.2 बिलियन था, यानी 47.2 बिलियन था फर्स्ट 8 मंथ में, लेकिन सेम फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये 55.6 बिलियन देखने को मिला, यानी कि 17.9% के साथ ग्रोथ हुआ है। यानी कि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में 17.9% जो है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हुआ है 55.6%। लॉन्ग टर्म की बात करें, एफडीआई इनफ्लो इंडिया के अंदर में सरपास कर रहा है 1 ट्रिलियन के आसपास, यानी अप्रैल 2000 से लेकर के 2024 तक देखोगे तो करीब करीब 1 ट्रिलियन जो है, 1 ट्रिलियन डॉलर जो एफडीआई भारत में आया है। उसी प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो एफडीआई का इनफ्लो जो है इक्विटी में, रीइन्वेस्टमेंट और अदर कैपिटल में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और अभी 1033.4 बिलियन के आसपास बढ़ रहा है, ये भी कह सकते हैं। तो एफडीआई का भी काफी कुछ अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। ये इस तरीके से देख सकते हो, इन सारे सेक्टर में एफडीआई आ रहे हैं, आपको कंप्यूटर से लेकर एवरीथिंग। आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स से लेकर एवरीथिंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन की बात करें, फूड इन्फ्लेशन की बात करो तो सीरियल्स हुआ, पल्सेस हुआ, वेजिटेबल्स की बात करें, वीट स्टॉक लिमिट ऑन द वीट पर ओपन मार्केट सेल स्कीम्स वीट और राइस पर किया गया। सेल अंडर भारत ब्रांड में आपको वीट, फ्लोर और राइस की बात करें, पल्स में भारत ब्रांड में चना, मूंग से लेकर वेजिटेबल से लेकर इन सभी चीजों पर भी चर्चा की गई है। कुछ योजनाओं पर भी काम हुआ है, जैसे गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल जो 19 सीजीटी कमीशन किए गए, 233 लोकेशन पर अप्रूव किया गया 31 में। नेट जीरो कार्बन इमिशन पर भी काम हुआ और मेजर इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी, जिसमें 434 प्रोजेक्ट जो है, जिसमें 11.17 लाख करोड़ को देखा गया पीएम गति शक्ति पोर्टल के थ्रू। पब्लिक प्राइवेट अगर पार्टनरशिप की बात करें तो 16,434 करोड़ से लेकर ये 16,616 करोड़ तक की इसमें आपको देखने को मिले, जिसमें बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, जैसे मुंबई अहमदाबाद हाईवे, स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड। तो ये तरीके, तो ये मेन जो इकोनॉमिक सर्वे है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम बात कर रहे थे, यही ओवरऑल इकोनॉमी सर्वे में देखने को मिला है। हम लोग बजट में देखेंगे, समझेंगे कि हमारा बजट कैसा था, किस तरीके से बजट होगा, क्या क्या सरकार ने इस बार लेकर के आया है, क्या राजस्व कितना है सरकार का, कितना खर्चा है, कितना इकट्ठा करने वाला है, कितना खर्च करने वाला है, इन सभी चीजों पर बजट में भी हम चर्चा करेंगे। बने रहें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन मिले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।